बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। प्यारे बच्चों, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कौन से स्ट्रक्चर्स थे, जिस तरह हमने कैप्सूल को और इसी तरह सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को डिस्कस किया था। तो आज जो है ना हमारा जो टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियल सेल। साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। साइटोप्लाज्म बेटा, इसका मतलब आप देखें, साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब होता है बेटा सेल, साइटो का मतलब क्या होता है सेल, और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। सेल और प्लाज्म का मतलब क्या है फ्लूइड, मींस सेल का जो फ्लूइड है बेटा उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ पर डायग्राम के अंदर आप आ जाए, देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर में ये स्टिकी सब्सटेंस आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कैप्सूल। ये बैक्टीरिया के बाहर ये क्या है बेटा, स्टिकी सब्सटेंस है, ये क्या कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। और जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है थिक वॉल है, दिस इज कॉल्ड एज सेल वॉल। ये क्या है बेटा, आपके पास सेल वॉल है। और उसके बाद जो आपको रेड कलर में ये वाली बाउंड्री नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी ये सेल मेम्ब्रेन भी लिविंग कंटेंट है, यानी इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही लाइफ है बैक्टीरिया की। इस सेल मेम्ब्रेन भी क्या है, लिविंग कंटेंट है, इसके अंदर भी क्या है, लिविंग कंटेंट है, इसके अंदर ही बैक्टीरिया की बेटा क्या है, लाइफ पड़ी हुई है। तो ये जो फ्लूइड है इसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को कहते हैं, एक खास किस्म का लिक्विड है, इस लिक्विड को कहते हैं, फ्लूइड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को एक और नाम भी बेटा देते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या कहते हैं हम, स्टोर हाउस ऑफ सेल, के स्टोर हाउस ऑफ सेल, कि ये सेल के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, सब्सटेंसेस क्या होती है बेटा, स्टोर्स होती हैं। क्यों, इसके अंदर एक तो फ्लूइड होता है, मेनली जो चीज़ होती है वो क्या होती है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, फ्लूइड के अंदर फिर डिज़ोल्व सब्सटेंस होती हैं। तो देखते हैं ये डिज़ोल्व सब्सटेंसेस कौन सी होती है बेटा, ये आपके पास डिज़ोल्व सब्सटेंसेस, आपके पास आइंस हो सकते हैं बेटा, आपके पास प्रोटीन्स हो सकते हैं, इसके अलावा एंजाइम्स भी हो सकते हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस होते हैं, जैसा कि सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। तो ये सारा रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन या जितने बायो सिंथेसिस पाथवेज हैं वो यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर टेक्स प्लेस होते हैं। तो इसके अंदर बेटा डिजॉल्व सब्सटेंसेस ये हो गई, और इसके अलावा बेटा क्या होता है, इसके अंदर मीडियम होता है। मीडियम कौन सा होता है, H2O, यानी वाटर होता है, ज़्यादातर इसके पास वाटर होता है। और वाटर के अंदर ये बहुत ज़्यादा डिजॉल्व सब्सटेंसेस होती हैं जो कि मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर टेक्स प्लेस होते हैं। क्यों, क्योंकि इस साइटोप्लाज्म के अंदर तो सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज तो नहीं है जैसा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हुआ करती है। तो यहाँ पर ऐसे ही रिएक्शंस बहुत ज़्यादा टेक्स प्लेस होते रहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर और भी बहुत, ये तो स्मॉल आपको डिजॉल्व सब्सटेंस के बारे में बताया, लेकिन लार्ज स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। वो कौन सी हैं, लार्ज स्ट्रक्चर्स, आपके पास न्यूक्लियड है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, मीजोसोम्स है, राइबोसोम और प्लाज्मिड है। आइए वन बाय वन इनके डिटेल देखते हैं। बेटा न्यूक्लियड क्या है, बेटा एक बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक डेंस रीजन होता है, डेंस रीजन, DEN, डेंस रीजन, एक ऐसा इलाका जो गाढ़ा रीजन है। ये जो आपको सेंटर में या समटाइम्स सेंटर के थोड़ा सा इस पेरिफेरल साइड पर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको सेंटर में ही एक डेंस रीजन ये ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड,
न्यूक्लियोइड है जो कि क्या है, डेंस रीजन है। और इसके अंदर बेटा क्या है, कंटेन्स, डेंस रीजन कंटेन्स, क्या कंटेन्स रखता है बेटा, डीएनए। इसके अंदर बेटा क्या होता है, डीएनए होता है। किसके अंदर, जो कि आपको ये रेड कलर में, सॉरी जो ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है सर्कुलर, इसको कहते हैं डीएनए। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम, तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम बेटा यही तो डेंस रीजन के अंदर होता है, जो कि डेंस रीजन यानी न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है, डीएनए है, डीएनए है, और इसी को बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम की अगर हम कंपोजिशन की बेटा बात करते हैं तो इसकी कंपोजिशन कुछ यूँ है कि ये आपके पास बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, डबल स्ट्रैंड डीएनए बेटा। और लेकिन यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, अब्सेंट है। यूक्रियोटिक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए किस चीज़ का, बैक्टीरियल क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वो किस चीज़ का बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए का बना हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन या कोई और प्रोटीन मौजूद नहीं है। और डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है बेटा। और इसके बाद ये क्रोमोसोम जो है ना, ये जो डीएनए होता है बेटा ये सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंड डीएनए सर्कुलर है। इसके अलावा बेटा ये सिंगल क्रोमोसोम है। इसके ये कौन सा क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। सिंगल क्रोमोसोम होने की वजह से ये इसको क्या कहेंगे, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड। तो इसका बैक्टीरियल क्रोमोसोम यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर है, देखें ये जो न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर आपको डेंस रीजन के अंदर न्यूक्लियोइड के अंदर नज़र आ रहा है सर्कुलर डीएनए, दिस इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये क्या है आपके पास, बैक्टीरियल क्रोमोसोम हो गया। और उसके बाद बेटा आगे है आपके पास मीजोसोम। व्हाट इज मीजोसोम बेटा, मीजोसोम सम टाइम हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने बात की थी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, ये सम टाइम इनवेजिनेशन करती है, इनवेजिनेट्स करती है, इनवेजिनेट्स ऐसे सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरह से इनवेजिनेट्स करती है, लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अंदर की तरफ एक इनवेजिनेट्स होकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं मीजोसोम्स। यहाँ पर आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज मीजोसोम्स। बेटा मीजोसोम्स का काम क्या है, ये भी आपने पढ़ा है, दोबारा रिकॉल कर देते हैं। मीजोसोम्स का बेटा काम क्या है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, एक तो एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं। और उसके बाद आपके पास इनके पास रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स होती हैं। जो एंजाइम्स कौन से होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, स्पेशली जो सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए एंजाइम्स जो ज़रूरी हैं वो कहाँ पर होते हैं, मीजोसोम्स के अंदर होते हैं। और इसके अलावा बेटा इनके पास डीएनए रेप्लिकेशन यानी आपके पास जो डीएनए को कॉपी करने के लिए बाइनरी फिशन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान भी ये मीजोसोम हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम राइबोसोम्स की। व्हाट आर राइबोसोम्स बेटा, राइबोसोम्स आर टाइनी लेस मेम्ब्रेन सब्सटेंसेस, लेस मेम्ब्रेन, क्योंकि जो इनका राइबोसोम जो यूक्रियोटिक राइबोसोम होता है बेटा वो क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। और लेकिन यहाँ पर ये लेस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है राइबोसोम्स। और ये आपके पास इसके दो सब यूनिट्स होते हैं बेटा, एक लार्ज सब यूनिट होता है और दूसरा जो है ना आपके पास स्मॉल होता है, एक स्मॉल और एक लार्ज। ये आपके पास स्मॉल है और ये आपके पास लार्ज है। जो स्मॉल है बेटा ये आपके पास 30S का होता है और जो लार्ज है बेटा, जो स्मॉल है आपके पास ये 30S का होता है और जो लार्ज है बेटा ये क्या होता है 50S। किस 50S, ये कौन सा लार्ज है और ये कौन सा बेटा स्मॉल है। तो ये स्मॉल और लार्ज अगर मैथमेटिक्स के रूप से देखें तो इनको मिलाएंगे, जब ये आपस में मिलते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस
के लिए, तो फिर बेटा ये क्या कितना बन जाएगा, बन जाता है 70s बन जाता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, ये जब मिलते हैं तो ये कितने का बन जाता है 70s। मैथमेटिकली का तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं 50 और 30 80 होता है, लेकिन यहाँ पर ये कौन सा बनता है 70s। ये क्या यहाँ पर आपको समझाएं बेटा, यहाँ पर डेंसिटी का असल में है मसला, डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला होता है बेटा m/v, कि जब ये आपके पास स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो ये आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद ये ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। जो ही ओवरलैप होते हैं जिसकी वजह से ये जो ना 70s बन जाता है। तो राइबोसोम्स क्या है, लेस मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली हैं आपके पास और टैनी हैं, और इनके जो सब यूनिट्स हैं स्मॉलर सब यूनिट्स और लार्जर सब यूनिट्स। बेटा इनका अगर फंक्शन आप देखें तो फंक्शन इसका बेटा बहुत ही स्पेसिफिक है। क्या है, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ये राइबोसोम बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेटा राइबोसोम की तैयारी प्रोटीन की तैयारी होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी होती है और इसके साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर भी होती है। यहाँ पर तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। अच्छा, ये जो राइबोसोम्स है ये भी दो किस्म के होते हैं आपके पास। कुछ तो ऐसे इस साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो इस मेम्ब्रेन के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ फिक्स्ड होते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। फिक्स्ड राइबोसोम, ये सारे ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, आपके पास तैर रहे हैं, और ये क्या राइबोसोम है, और ये क्या फिक्स्ड राइबोसोम है। और आखिर में हम बात करते हैं बेटा प्लाज्मिड की। व्हाट आर प्लाज्मिड? तो प्लाज्मिड बेटा ये एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए है बेटा। एक तो असल जो इसका न्यूक्लियड के अंदर जो क्रोमोसोम है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है सर्कुलर, जिसको हम बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। क्या है ये? एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए है बेटा। इसका फंक्शन क्या है बेटा, ये बैक्टीरिया को असल में स्ट्रोंग बनाता है। क्या बनाता है? स्ट्रोंग बनाता है भाई। किसके लिए? कि ये रेजिस्टेंस पैदा करता है किसके खिलाफ? अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स के खिलाफ ये क्या करता है? रेजिस्टेंस पैदा करता है। देखें कि एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं, जो ही हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हम जो है ना बीमार पड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से हम फिर एंटीबायोटिक्स लेते हैं, और एंटीबायोटिक्स वो बैक्टीरिया को जाकर किल करती हैं, मार देते हैं, या उसकी ग्रोथ रोक देती हैं, जिसकी वजह से जो है ना हम क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्लाज्मिड है, तो जो ही एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं तो ये उस एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस, मुज़ाहमत पैदा करता है, मुखालिफ हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया स्ट्रोंग बन जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता। तो प्लाज्मिड बेटा क्या है? आपके बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको ये क्या करता है? स्ट्रोंग करता है। और इसके अलावा भी बेटा बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, इस प्लाज्मिड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि ये प्लाज्मिड आपके पास हमारे आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। प्लाज्मिड का इस्तेमाल है जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटा के ये बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसके अंदर बेटा इस प्लाज्मिड को हम वेक्टर के तौर पर साइंटिस्ट लेते हैं, और वेक्टर के तौर पर लेकर जो है इससे प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्या तैयार करते हैं? प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं बेटा। क्यों करते हैं? क्योंकि जो ये प्लाज्मिड है इसके अंदर स्पेसिफिक जीन्स का सेट होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ जीन्स के प्लाज्मिड के अंदर बेटा स्पेसिफिक किस्म के, खास किस्म के जीन्स होते हैं। तो जीन्स का बेटा काम क्या होता है?
तो जीन्स क्या काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं ना, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो साइंसदानों ने बेटा क्या किया, साइंटिस्ट ने कि प्लाज्मिड को यूज़ किया जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वेक्टर के तौर पर, और जिससे जो ना प्रोटीन बने। जैसा कि आप इंसुलिन आपने सुना होगा, इंसुलिन बनवाई, इंसान का जो जीन है इंसुलिन वाला वो निकाल कर इस प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर लगा दिया, जिसकी वजह से इंसुलिन पैदा करने वाला जो जीन था वो बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बन गई। और जो कि आजकल मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इंसुलिन है, आपके पास ग्रोथ हार्मोन है, बीटा एंड्रोफिन है। तो ये ऐसी ऐसी एंटीबायोटिक्स है, ऐसी ऐसी अद्वियात हैं जो कि हमें बायोटेक्नोलॉजी से बैक्टीरिया के ज़रिए, बैक्टीरियल प्लाज्मिड के ज़रिए हमें जो है ना हासिल हो रही हैं। तो ये प्लाज्मिड के इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके अलावा बेटा डीएनए की क्लोनिंग के लिए, जीन की क्लोनिंग के लिए भी प्लाज्मिड इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिफिशियल आज जो है ना इसी प्लाज्मिड को रिसर्च करके और कर भी रहे हैं, आर्टिफिशियल डीएनए बना लिए, आर्टिफिशियल डीएनए का सीक्वेंस बना लिया है। तो ये इसी प्लाज्मिड के ऊपर रिसर्च करके बहुत ज़्यादा जो है ना बायोटेक्नोलॉजी जो है ना डे बाय डे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। तो बेटा आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।